Hello, good morning everyone. Today I am going to start topic revolution count. Okay, what is the revolution count and why we maintain the revolution count under the topic of admission of partner. Actually, when reconstitute of the firm at this time, all assets and liabilities revalued by the partners, old partners. जब फर्म में नया पार्टनर एडमिट होता है आपके पास में, या फर्म में किसी पार्टनर की डेथ होती है या कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है, तो ऐसी कंडीशन में असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं. रिवैल्यूएशन का मीन्स होता है सिंपल सा कि जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू को मीन्स जो बैलेंस शीट में वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं मार्केट वैल्यू से. इसका मीन्स मार्केट वैल्यू उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है. यदि कोई असेट्स की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में उस एसेट्स पे जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसमें राइट्स किसका होगा? ओल्ड पार्टनर्स का राइट्स होगा पास में. किसमें? एडमिशन ऑफ पार्टनर है. सिंपल सा केस क्या है, देखो इसमें क्या हो सकता है पास में, जैसे क्वेश्चन ए और बी दो पार्टनर थे आपके पास में, ठीक है ना. ए और बी दो पार्टनर थे पास में, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया आपके पास में, है ना. 5 लाख रुपीज लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने, और इस बिजनेस को उन्होंने 5 ईयर तक चलाया. इन्होंने कितने साल तक चलाया? 5 साल तक चलाया. 5 लाख रुपए स्टार्ट बिजनेस कैपिटल लगे इसमें. क्या ये कैपिटल 5 साल तक 5 लाख ही रहेगी क्या? नहीं, कम से कम ये पहुंच गई होगी 7 लाख पहुंच गई होगी पास में, ठीक है ना. या कितनी पहुंच गई होगी? 8 लाख रुपीज आपके पास में पहुंच गई होगी. इसका मीन्स जो पैसे में जो 5 लाख आया था बढ़ के कितना हो गया? 8 लाख रुपए हो गया. इसका मीन्स उसमें मेहनत किसने की थी? ए और बी ने की थी. इसका मीन्स उसका प्रॉफिट भी किसको मिलना चाहिए? ए और बी को ही मिलना चाहिए आपके पास में, ठीक है ना. तो सिंपल से जो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ वो किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए आपके पास में. आगे हम चाहते हैं यहां पर सी को एडमिट करना चाहते हैं. यहां पर किसको एडमिट करना चाह रहे हैं? सी को एडमिट करना चाह रहे हैं का 5 साल बाद. तो अब कितने पार्टनर हो गए? ए, बी और सी. इसका मींस यहां से आगे जो कोई भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा. समझे? यहां तक जो 5 साल का जो प्रॉफिट है, जितना भी कोई प्रॉफिट हो, जितना कोई रिजर्व हो, असेट्स की वैल्यू कम हुई हो, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ी हो आपके पास में, उन सब में प्रॉफिट और लॉस में कौन कौन शेयर करेंगे 5 साल तक? तो ए और बी करेंगे. लेकिन आगे से जो कोई भी प्रॉफिट होगा और लॉस होगा उसमें कौन कौन? ए, बी और सी, ठीक है ना. अगर हम इस असेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट नहीं करते, हमारे बिजनेस की वैल्यू को रिवैल्यूएट नहीं करते कि कितना लगा हुआ है, तो ये प्रॉफिट आगे सी भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता, जबकि सी तो इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए. क्यों? ए और बी ने लेकर किया है और इस कैपिटल को 5 लाख से करके क्या कर दिया? 8 लाख रुपीस तक कर दे पास में. तो 3 लाख का जो गेन हुआ या प्रॉफिट हुआ तो शेयर किसका होगा? ए और बी का ही शेयर पास में. तो सिंपल सा असेट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? अपने की नॉमिनल अकाउंट होता है. रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं कि नॉमिनल अकाउंट होता है. और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट का सिंपल सा रूल होता है, लॉस और एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और इनकम और प्रॉफिट को क्या करते हैं? शेयर करते हैं. तो हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट आपको ऑलरेडी गिवन होगी ए और बी की, सी की एडमिशन पर. तो हमें बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू दे रखी है ना, उसका कंपेरिजन करना है मार्केट वैल्यू से. यदि उस एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो हमारे लिए क्या होगा? प्रॉफिट होगा आपके पास में. क्या होगा? प्रॉफिट होगा आपके पास में. यदि उस एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए तो हमारे लिए क्या होगा? लॉस होगा. ऐसे किसी लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाए तो हमारे लिए क्या होगा? लॉस होगा. किसी लायबिलिटीज की वैल्यू क्या हो जाए? कम हो जाए तो हमारे लिए क्या होगा? प्रॉफिट होगा. जैसे क्या हो सकता है सिंपल सबके पास में, जैसे हमें क्वेश्चन में दे दे आपके पास में, ये बैलेंस शीट दी हुई है आपके पास में. क्या दिया है? ये आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है आपके पास में, ठीक है ना. अब बैलेंस शीट में क्या दे रखा है आपके पास में? ए और बी की बैलेंस शीट है. किसकी? ए और बी की बैलेंस शीट है, ठीक है ना. ये लायबिलिटी साइड है और ये क्या है? असेट साइड है आपके पास में. ए और बी के बैलेंस शीट है जब सी एडमिशन हुआ. तो यहाँ जैसे अपन लेंथ दे रखी है, लेंथ कितने की दे रखी है? 5 लाख रुपीस की दे रखी है. नीचे हमने मार्केट वैल्यू से कंपैरिजन किया तो वो कह रहा है लैंड रीवैल्यूड एट रुपीज 6 लाख. ये बुक वैल्यू थी. हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, जिस रेट पे हम परचेज करते हैं उसी पर शो करते हैं. 5 लाख की एसेट की बुक वैल्यू है लैंड की. लेकिन आज की डेट में
सी जब एडमिशन हुआ तो इसको मार्केट में सेल करते इसकी वैल्यू कितनी होगी 6 लाख। इसका मींस इसका कितना इंक्रीज हुआ 1 लाख असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई। और इस प्रॉफिट्स में किसका राइट्स होना चाहिए, ए और बी का ही राइट्स होना चाहिए, क्योंकि सी तो भी आया ही नहीं। ठीक है ना, आने वाले टाइम में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उनमें कौन, सी भी इन्वॉल्व हो जाएगा पास में। ऐसे आपके पास हो सकता है, आपके पास में आपको दे दी जाए मशीन आपको वैल्यू दे रखी 4 लाख रुपए, और यहां दे दे मशीन रिवैल्यूड एट ₹3 लाख। मशीन की वैल्यू कितनी होगी आज की डेट में 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए थी बुक वैल्यू। मार्केट में जाते तो कितने की सेल होती है 3 लाख की, तो कितने का लॉस हुआ 1 लाख का। तो लॉस भी बी कौन करेगा, ए और बी करेंगे, सी का तो कोई रोल ही नहीं है। सी तो अभी के फर्म में आया है, आज के आने के बाद में यदि कोई एसेट्स और लायबिलिटी वैल्यू कम होती है या ज्यादा होती है तो सी की रेस्पॉन्सिबल होगा सिंपल पास में। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, जितना भी ये प्रॉफिट और लॉस होता है, जितने अमाउंट का होता है, एक्चुअली 6 लाख की उसकी कॉस्ट है, इस पर जितना प्रॉफिट और लॉस होगा उसको अपन ट्रांसफर करते हैं किसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट में एक्चुअल कॉस्ट ट्रांसफर नहीं करते, जितना प्रॉफिट हुआ और जितना लॉस हुआ वो ही ट्रांसफर करते हैं सिंपल पास में। अब एंट्री कैसे कैसे आपके पास में आती है, नंबर 1 आपके पास में असेट्स की वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। इफ इंक्रीज वैल्यू ऑफ असेट्स, यदि असेट्स की वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा, असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हमारे लिए क्या हो रहा है, प्रॉफिट होता है आपके पास में। क्या होता है, प्रॉफिट होता है या गेन हो रहा है आपके पास में, ठीक है ना, प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, गेन हो रहा है सिंपल सा। और जितने भी गेन होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, वो कहां जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। और रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, जब असेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं, एक न्यू अकाउंट ओपन करते हैं, वो कहलाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाता है, और जो भी कोई प्रॉफिट लॉस होता है वो पार्टनर्स में क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो व्हाट इज द मींस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इन दिस वी रिवैल्यूड असेट्स एंड लायबिलिटीज, असेट्स और लायबिलिटीज को क्या करते हैं, रिवैल्यू करते हैं, ठीक है ना, मार्केट प्राइस से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, उनकी असेट्स की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है उसको इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरी चीज, इन असेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यू करने पर जो भी कोई प्रॉफिट और लॉस होता है वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है ना, न्यू में नहीं होगा, क्योंकि न्यू तो आगे के लिए रिस्पांसिबल है आपके पास में, ठीक है। तो सिंपल सा, इफ इंक्रीज वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स की वैल्यू बढ़ती तो क्या करते हैं, डीआर करते हैं, और कम हो तो क्या करते हैं, सीआर, मालूम इसको। तो सबसे पहले आप लिखेंगे असेट्स, ठीक है ना, जिस नेम जो भी कोई असेट्स उसका असेट्स अकाउंट डीआर। असेट्स की वैल्यू बढ़ी तो हमें क्या हुआ, गेन हुआ, और गेन और प्रॉफिट कहां जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट पे, और यहां नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो इंक्रीज वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स टू रिवैल्यूएशन क्लास में, इसका उल्टा आपके पास में सेकंड ईयर में बिल्कुल जस्ट इसके बगल में जाओ, उसके रिवर्स साइड में, रिवर्स में डिक्रीज वैल्यू ऑफ असेट्स, यदि असेट्स की वैल्यू कम हो जाए तो असेट्स की वैल्यू बढ़ती तो क्या करते हैं, डीआर, कम हो तो क्या करते हैं, सीआर, टू असेट्स अकाउंट। असेट्स की वैल्यू कम हुई तो मान लीजिए एक लॉस हुआ, लॉस और एक्सपेंसेस किसमें जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट है कौन सा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करेंगे, डीआर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर, ठीक है। असेट्स की वैल्यू बढ़ी तो एंट्री क्या करी, असेट्स टू रिवैल्यूएशन, असेट्स कम हुई तो क्या करी, रिवैल्यूएशन टू असेट्स, ये बिल्कुल इसकी रिवर्स है। दूसरा सेकंड, लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज कैसे हो, जैसे 1 लाख का लोन लिया, हमें हो सकता है पेमेंट करना पड़ जाए 1,05,000 रुपए, लायबिलिटीज बढ़ गई कितने की, 5,000 से। लायबिलिटीज की वैल्यू कम कैसे होती है, क्रेडिटर्स थे 50,000 क्रेडिटर्स थे, उसमें से कुछ क्रेडिटर्स हो गए राइट ऑफ हो गए, इनको पेमेंट नहीं करना, तो लायबिलिटीज वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा हमारे लिए, लॉस होगा आपके पास में, और कम होगी तो क्या होगी, प्रॉफिट। तो सिंपल सा आपके पास में, इफ इंक्रीज वैल्यू ऑफ लायबिलिटी
लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो हमारे लिए क्या होगा, लॉस होगा। लॉस और एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट पास में। तो यहाँ एंट्री करोगे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी का नेम लिखना है आपके पास में, ठीक है ना। तो लाइबिलिटीज की वैल्यू आपके पास में क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो आपके पास में क्या हो जाए, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू लाइबिलिटीज। इसी का उल्टा थर्ड आपके पास में फोर्थ नंबर क्या होगा, इफ डिक्रीज वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए आपके पास। लाइबिलिटीज की वैल्यू कम होगी तो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट किस जाएगा, सीआर साइड में। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, और यहाँ रिवैल्यूएशन कौन सा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम यहाँ सिंपल क्या करेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लाइबिलिटीज का रूल क्या है, लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो तो क्या करते हैं अपन, सीआर करते हैं, और डिक्रीज तो क्या करते हैं, डीआर। तो लाइबिलिटी अकाउंट डीआर, ठीक है, सिंपल सा। ये आपके पास में एडिशनल कोई लाइबिलिटी हो, ठीक है ना। अब कैसे करना है, रिवैल्यूएशन, इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या इफेक्ट होगा आपके पास में, देखो मैं यहां बना रहा हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट सिंपल सा। और क्लियर कर लिखने क्या है, सिंपल सा मैं इजी के लिए बताया था उसमें, ठीक है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सिंपल सा ये एंट्री क्या जाएगी, असेट्स टू रिवैल्यूएशन, क्या जाएगी, असेट्स टू रिवैल्यूएशन। आपके पास में असेट्स की वैल्यू हमारे पास में क्या हुआ, इंक्रीज वैल्यू ऑफ असेट्स, हमारे लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। किस साइड जाना चाहिए, बाई साइड में। तो हमें यह लिखना चाहिए बाय असेट्स, मैं लिखता हूं बाय इंक्रीज वैल्यू ऑफ असेट्स। यदि असेट्स की वैल्यू की ज्यादा की जाएगी, सीआर साइड। इसका में कौन सी साइड है, प्रॉफिट एंड गेन की साइड है, ठीक है। डिक्रीज वैल्यू ऑफ असेट्स, रिवैल्यूएशन टू असेट्स, तो रिवैल्यूएशन ऑलरेडी है, हमें क्या लिखिए, टू असेट लिखना चाहिए प्लस में। तो यहां क्या लिखोगे, डिक्रीज वैल्यू ऑफ असेट्स। इसका मींस ये लॉस एंड एक्सपेंसेस की साइड है। नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट, लॉस और एक्सपेंसेस डीआर साइड होती है, प्रॉफिट और इनकम कौन साइड होती है, सीआर साइड पास में, ठीक है। तो सिंपल सा आपके पास में असेट्स की वैल्यू कम होगी तो यहां पर, और असेट इंक्रीज होगी तो यहां पर। ये आपके पास में क्या है, इंक्रीज वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। एंट्री क्या करी, रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू लायबिलिटीज। लायबिलिटीज की वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, हमारे लिए क्या हुआ, लॉस हुआ, किस जाएगा, टू लायबिलिटीज। तो हमें लिखना चाहिए टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, ठीक है ना। इफ डिक्रीज वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी वैल्यू डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन, तो हमें बाय क्या लिखना चाहिए, डिक्रीज वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें और भी आ सकती हैं। तो ये लॉस और एक्सपेंस साइड है, ये किसकी साइड है, प्रॉफिट एंड इनकम की साइड। अब ऐसे ही आपके पास हो जाए अनरिकॉर्डेड एसेट्स है कोई, इसका मींस बैलेंस शीट में पहले से देने रखी है, बाद में मालूम पड़ा तुमको। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ऐसी एसेट जो बैलेंस शीट में नहीं दे रखी लेकिन बाद में मालूम पड़ा है उसके पास, हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट किस साइड जाएगा, इस साइड के पास में। असेट्स की वैल्यू बढ़ जाए तो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। हमें मालूम नहीं था बैलेंस शीट में, अब बाद में मालूम पड़ा है, तो हमारी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो बाई साइड में लिखोगे इंक्रीज अनरिकॉर्डेड एसेट्स, बाई साइड लिखोगे ऐसी एसेट जो हमें पहले से मालूम नहीं था और बाद में मालूम पड़ा, वो हमारी क्या कहलाती है, अनरिकॉर्डेड एसेट। बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट ऐसी एसेट जो बैलेंस शीट में नहीं थी, बाद में मालूम पड़ा, तो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ऐसे यहां क्या होगा, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी,
अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, समझ रहे हो? अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगी तो जितनी भी एसेट्स पड़ेंगी वो इस साइड में, ठीक है ना, और एसेट्स कम होगी तो इस साइड में, लायबिलिटीज कम होगी तो किस साइड में जाएगी, सीआर में, बढ़ेगी तो किस साइड में, इस साइड में पास में। अब ऐसी चीज आपके पास में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या चीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। बाद में मालूम पड़ा कि ड्यू बट नॉट पेड आपके पास में, तो लायबिलिटी पड़ेगी किस साइड में, इस साइड में, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहां आएगा, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखा है तो क्वेश्चन में। आउटस्टैंडिंग का उल्टा क्या होता है, एक्रूड इनकम बाय एक्रूड इनकम कोई दे रखी हो तो, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, क्योंकि हमारी क्या होती है, असेट्स होती है, मालूम पड़ा है। ऐसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसे कहते हैं अनएक्सपायर्ड, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी क्या होती है, असेट्स होती है, असेट पड़ेगी तो इस साइड में। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मीन से पहले से बैलेंस शीट में नहीं दे रखी, बाद में मालूम पड़ा आपके पास में, बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस, यहां टू अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, ठीक है। अब ये हमारी क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, बाद में मालूम पड़ा है हमारे लिए प्रॉफिट है। एक्रूड इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, हमारी क्या है, असेट्स है, बाद में मालूम पड़ा है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, किसी को एडवांस पेमेंट कर दिया, जब तक हम उसकी कंपनसेशन नहीं करते तब तक हमारी क्या कहलाएगी, असेट्स ही कहलाएगी बस में। जिससे क्या है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ऐसी लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में मालूम नहीं था, बाद में पड़ा, हमारी लायबिलिटीज पड़ेगी, हमारी क्या को लॉस होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, हमने पेमेंट ही नहीं किया, हमारी लायबिलिटीज बढ़ेगी। अनअर्न्ड इनकम, किससे एडवांस ले लिया, जब तक उसको सर्विस नहीं देंगे, हमारी क्या कहलाएगी, लायबिलिटीज। आप सिंपल सा प्रॉफिट और लॉस कैसे होगा, ये सारी हमारी प्रॉफिट की साइड है, ये साइड ज्यादा हो ये कम हो, तो जो होगा वो क्या कहलाएगा, टू प्रॉफिट। ये साइड ज्यादा हो लॉस की, प्रॉफिट कम हो तो ये कहलाएगा बाय लॉस, ठीक है, टू प्रॉफिट और बाय लॉस। अब दूसरी चीज, ये प्रॉफिट और लॉस किस किस में डिस्ट्रीब्यूट जाते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ए और बी में, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ऐसे लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी में, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अब एंट्री आपके पास में देखो, ये तो ये आपके पास में, अब एंट्री कैसे बन सकती है, सिंपल सा आपके पास में चेक आपके पास में, हमने कुछ एंट्री तो बना ली थी आपके पास में। अब सिंपल सा आपके पास में देखो, ये एंट्री आपके पास में अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, इसकी एंट्री कैसे बनेगी, सिंपल सा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स में क्या है, एसेट्स पड़ रहे हैं आपके पास में, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट दिया, एक्रूड इनकम अकाउंट दिया, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट दिया, टू रिवोल्यूशन, ये सारी हमारी एसेट्स बढ़ रही हैं, ठीक है ना। तो इसकी एंट्री कैसे होगी आपके पास में, नेक्स्ट एंट्री आपके पास में 5th नंबर, अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डीआर, ये क्या है, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम अकाउंट डीआर, और प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इनकी एंट्री क्या होगी, ये ऑलरेडी अपन दो कर चुके हैं, इनकी एंट्री क्या होगी, सिंपल सा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, टू आउटस्टैंडिंग, टू अनअर्न्ड इनकम, ठीक है। तो इसकी एंट्री आपके पास में क्या होगी, अनरिकॉर्डेड, इसकी एंट्री जो आपके पास में होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर, क्योंकि ये क्या है, लॉस है, लॉस और एक्सपेंसेस कहां ट्रांसफर होते हैं, रिवैल्यूएशन में, नॉमिनल अकाउंट में, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और टू अनअर्न्ड इनकम, ये हमारे पास एंट्री हो जाएगी, ठीक है, ये अलग वाली। अब प्रॉफिट और लॉस की एंट्री कैसे होगी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ टू प्रॉफिट करनी चाहिए थे, लेकिन नहीं, यहाँ जो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा वो किस किस में ट्रांसफर आता है, ए और बी में, तो एंट्री कैसे बनेगी, प्रॉफिट की एंट्री,
तो प्रॉफिट की एंट्री करोगे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट होता है किसके ऊपर? रीवैल्यूएशन के ऊपर। तो प्रॉफिट किस साइड में आपके पास में? डेबिट साइड में। किस साइड में आया? डेबिट साइड में। और प्रॉफिट किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? ए और बी में। तो एंट्री क्या करोगे? रिवैल्यूएशन को डीआर किया था, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट नहीं करोगे आप, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो प्रॉफिट होगा वो किस किस में बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशियो बचेगा? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। अब ये लॉस की एंट्री कैसे होगी? लॉस किस साइड किया भाई? सीआर साइड। तो लॉस भी किस किस में? ए और बी में। तो ए बी टू रिवैल्यूएशन। तो यहां लिखोगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। जो रिवैल्यूएशन करा अपन ने एसेट्स लाइबिलिटीज का, उस पर में क्या हुआ? लॉस हुआ। तो लॉस अपनी किस साइड शो करा है? सीआर साइड के पास में। किस साइड शो किया है? सीआर साइड। और किस में जाएगा भी? ए और बी में। तो एंट्री करोगे आप एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लिखोगे लॉस इन द रेशियो ऑफ ओल्ड। किस रेशियो में किया? ओल्ड रेशियो में। क्योंकि किसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ? ओल्ड पार्टनर्स के पास में। तो मोस्टली इसमें क्वेश्चन जो आता है आपके पास में क्या आता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके पास में। फिर पार्टनर्स के अकाउंट किसी क्या बनती है? बैलेंस शीट। तो इस तरह से हमें क्या करना है? ये रिवैल्यूएशन अकाउंट करना है आपके पास में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की सिंपल सा ध्यान रखना, डीआर साइड में तो क्या आता है? लॉस और एक्सपेंसेस आते हैं, और सीआर साइड में क्या आता है? इनकम और क्या आती है? प्रॉफिट आपके पास में होती है। और रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट रहता है? ए ओल्ड पार्टनर्स में। लॉस होता है वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट रहता है? ओल्ड पार्टनर्स में। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हल्का सा आपके पास में। वो क्या आपके पास बताता हूं किस तरह से करना आपके पास। सिंपल सा देखो, लॉस किस तरह से करना है इस क्वेश्चन के पास में। एक चीज और आपके पास में, यदि क्वेश्चन में एक चीज और आपके पास में समझने के पास में, यदि असेट्स के साथ दे दी जाए, ठीक है ना, यदि आपको असेट्स के साथ दे दी जाए असेट्स, और दे दी जाए आपके पास में एट और 2 दे दी जाए, ठीक है ना। जैसे दे दी जाए असेट्स रीवैल्यूड एट ₹20,000। जैसे सिंपल सा असेट्स दे दी जाए, पहले से बिल्डिंग दे रखी है 20,000 की, बिल्डिंग दे रखी है 20,000 की, और प्लांट दे रखा है 10,000 का, है ना। और नीचे अपने को दे रखा है कि ये तो बुक वैल्यू है, नीचे क्या दे रखा है? बिल्डिंग एट वैल्यूड एट ₹18,000। वो हमें कहते हैं बिल्डिंग की वैल्यू, बिल्डिंग वैल्यू एट ₹18,000। इट मींस आज की डेट में बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 18,000 है। इसका मींस कितने रुपए से कम हुई? 2,000 रुपए से कम हुई। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 18,000 नहीं लिखोगे, 18,000 तो कॉस्ट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं जितना प्रॉफिट हो और जितना लॉस, तो यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपके पास में। तो यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट कितने का हुआ? लॉस हुआ कितने का? 2,000 का, तो लिखोगे 2,000 रुपीज। दूसरी चीज यहां दे दिया आपके पास में सेकंड, प्लांट वैल्यूड अप टू ₹12,000, 2 दे दिया आपके पास में। प्लांट की वैल्यू जो आज की डेट में कितनी है? 12,000 है। ये कॉस्ट है, ये प्रॉफिट लॉस नहीं है। तो प्लांट पहले कितने का था? 10 का था, कितने का हो गया? 12 का। तो कितने से इंक्रीज हुआ? 2,000 से। तो हमें इसमें क्या लिखना है? 2,000 लिखना है, ना कि 12,000। जितनी वैल्यू इंक्रीज हो और जितनी डिक्रीज हो वो लिखनी है, पूरी कॉस्ट नहीं लिखनी आपके पास में। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस ही जाते हैं आपके पास में, है ना। तो सिंपल सा एट
और 2 में ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन में 8 और 2 दे रखा हो वहां तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको दे दिया है इंक्रीज बाय, या फिर बाय वर्ड दे दी जाए, क्या दे दिया है, बाय वर्ड दे दी जाए, तो वहां कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वो पूरा ही अमाउंट लिखना है आपके पास में। क्या दे दिया है, इंक्रीज बाय या फिर दे दिया डिक्रीज बाय, ठीक है ना। यहाँ तो 8 और 2 दे दी जाए तो यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने इंक्रीज कितने डिक्रीज। लेकिन यहाँ इंक्रीज बाय और डिक्रीज बाय दे दी जाए, बाय वर्ड दे दी जाए, क्या दी जाए, बाय वर्ड, तो पूरा ही अमाउंट लिखना है, ठीक है ना। इस यहाँ क्वेश्चन में दे दी जाए बिल्डिंग इंक्रीज बाय ₹2000, इसका मीन्स यहाँ डायरेक्ट ही दे दिया बिल्डिंग कितने से इंक्रीज हो रही है, 2000 रुपए से। इसका मीन्स आज की डेट वैल्यू कितनी होगी, 22000 रुपए। इंक्रीज बाय कितने से बढ़ रही है, 2000 से बढ़ रही है, तो जितनी बढ़ती है और जितनी कम होती है वही रिकॉर्ड करते हैं, पोस्ट रिकॉर्ड नहीं करते हैं। 20 की थी, 2000 से बढ़ गई तो कितने की हो गई, 22000 की, लेकिन इंक्रीज कितने से हुई, 2000 से। तो जो अमाउंट इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा वही रिकॉर्ड करना है आपके पास में, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा दीजिए आपके पास में प्लांट डिक्रीज बाय ₹1000 बाय दे दिया, तो मीन्स यही अमाउंट लिखोगे आप। और जब 2 और 8 दे दे वहां डिफरेंस से करोगे, कैलकुलेशन करना पड़ेगा पास में। प्लांट डिक्रीज बाय कितने से कम हो रहा है, 1000 से, तो जितना कम हो रहा है वो अमाउंट लिखना है। पहले 10 का था और 1000 से कम हो रहा है, तो प्लांट कितने का रहेगा, 9000 का, तो कॉस्ट नहीं लिखनी है, जितने से कम हो उसको रिकॉर्ड करना है। इसका मतलब यहाँ अमाउंट कितना लिखोगे, 1000 रुपए। तो जब 22 दे रखा हो वहां पर क्या है, वही अमाउंट लिखना है, लेकिन जब 8 और 2 दे रखा हो वो हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा, कितने से इंक्रीज हुआ कितने से डिक्रीज आपके पास में, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको करना है आपके पास।